व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बच्चों, इस चैप्टर का डिटेल वीडियो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसे आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएं, उसके बाद ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ बच्चों, जैसे मैं आपको हर बार बताता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। तो तुक्के लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आपका जो कुछ भी क्वेश्चन है ना, उसके चारों ऑप्शंस बड़े आराम से पढ़ लिया करो। ऐसे नहीं डायरेक्ट सीधे जाते से हम लोगों ने उसको अटेम्प्ट कर दिया, ऑल्दो हमें आंसर उसका पता है, लेकिन पहले चारों ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि कैपिटल इज, आपको यहां पे बताना है कि कैपिटल क्या है हमारे लिए। इंटरनल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर तो बच्चों मुझे भी पता है कि आप लोगों ने इसको रीड करते से जज कर लिया है कि सर कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ए। लेकिन आप इसके पीछे का रीजन भी जान लीजिए। बिजनेस में बच्चों, बिजनेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। बिजनेस के पास दो ही सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। जो बोरोड फंड होता है वो हम लोग बाहर से उधार लेकर आते हैं। तो दो सोर्स है, एक सोर्स में आप लोग बाहर से उधार लेकर आ रहे हैं और दूसरा सोर्स आपके पास क्या होता है, ओनर्स फंड। तो ये यहां पर आप देखेंगे कि ये घर का ही व्यक्ति है, मान लीजिए आप इसको, जो बिजनेसमैन है हमारा, तो इससे लाया गया पैसा क्या कहलाएगा, इंटरनल लायबिलिटी, और बाहर से लाया गया पैसा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहां बच्चों हमारा सजेस्टेड आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस से गुड्स या फिर कैश विड्रॉ कर लेता है फॉर पर्सनल यूज, उसे क्या बोला जाता है, सर उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स जो होता है ना बच्चों, कैपिटल का जस्ट ऑपोजिट टर्म होता है। कैश और गुड्स जब जब बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाएंगे उसे बोला जाता है कैपिटल, और कैश और गुड्स जब जब विड्रॉ किए जाएंगे फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर, उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो बच्चों यहां मेरा जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहां पर। सर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जा रहा है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। अब यहां पे आपके पास चार ऑप्शन है। रेवेन्यू रिसीट बोला जाएगा इसे, कैपिटल रिसीट बोला जाएगा इसे, समटाइम्स रेवेन्यू रिसीट एंड समटाइम्स कैपिटल रिसीट, या फिर नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहां मैं आपको बताता हूं कैसे क्लासीफाई किया जाता है, कौन सी होती है रेवेन्यू रिसीट्स और कौन सी होती है कैपिटल रिसीट्स। तो आप जब अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है जिस पर्पस के लिए आपने अपने बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट किया है, वहां से अगर आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसे बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। और अगर अपने मेन काम के अलावा किसी और तरीके से आप लोग रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं उसे बोला जाता है कैपिटल रिसीट्स। इससे भी आसान तरीके से आप लोग को समझा देता हूं, डे टू डे एक्टिविटीज से जो हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसे बोला जाता है रेवेन्यू रिसीट्स। और कभी कभार जो एक्टिविटीज की जाती हैं, इर्रेगुलर नेचर की एक्टिविटीज, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसे बोला जाता है कैपिटल रिसीट्स। तो गुड्स खरीदना बेचना ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज है, लेकिन एसेट्स खरीदना बेचना आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं क्या, नहीं। तो अगर आप गुड्स बेच बेच के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो उसे क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन अगर हम एसेट्स बेच के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं ना, तो फिर बच्चों ये चला जाएगा कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में। तो यहां पर ये लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि बताइए कि गुड्स बेचने से जो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल होता है उसे कहां कैटेगराइज किया जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स में। तो आप यहाँ पे आंसर चेक कर लीजिए, आंसर ए हमारा जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जस्ट देखेंगे ऑपोजिट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है कि अमाउंट पेबल और पेड अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स खरीदना और एसेट्स खरीदने में डिफरेंस होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। परचेज ऑफ गुड्स आपकी एक रेगुलर एक्टिविटी है और परचेज ऑफ एसेट्स आपके लिए इररेगुलर एक्टिविटी है। तो हमको बच्चों यहां पे देखना है कि इररेगुलर और रेगुलर, तो रेगुलर एक्टिविटी है वो रेवेन्यू की कैटेगरी में चले जाती हैं और इररेगुलर एक्टिविटीज जो है आपकी कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शंस की कैटेगरी में चले जाती हैं। गुड्स खरीदना एक रेगुलर नेचर की एक्टिविटी है, इसलिए क्या बन जाएगा हमारे लिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो कभी कभार ही एसेट्स परचेज किए जाते हैं, इररेगुलर नेचर की एक्टिविटी है। अगर उसके बारे में पूछा जा रहा होता तो मैं यहां पे लिख देता कैपिटल एक्सपेंडिचर। एकदम क्लियर है। तो हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पीछे बच्चों आप लोग मुझसे लॉजिक भी लेते चलिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, गुडविल हमारे लिए क्या होता है, टैंजिबल एसेट्स है, इनटैंजिबल एसेट्स है, करंट एसेट्स है, या फिर फिक्टिशियस एसेट्स है। तो गुडविल को बच्चों यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा एसेट है, बेसिकली अपने आप में एक तरीके का फोर्स होता है जो कि आपको एक्स्ट्रा अर्न करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये एक ऐसा
इंटैंजिबल फोर्स है जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और ये आपको एक्स्ट्रा अर्न करने में हेल्प करता है। इसलिए गुडविल को क्या बोला जाता है? इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स उन एसेट्स को बोला जाता है जिन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो मैं गुडविल को क्या बोल रहा हूं अपने आप में? एक तरीके का फोर्स। तो बच्चों आप फोर्स को देख सकते हैं और छू सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो गुडविल हमारे लिए क्या हो जाएगा यहां पे? इंटैंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर दैट गिव्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज कैटेगराइज्ड एज। देखिए इसमें ना दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को मिलाकर बनाया गया है। पहली बात, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस की, तो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जो कि आप बड़े फ्रीक्वेंटली करते हैं या फिर ये आपकी डे टू डे एक्टिविटीज से जुड़े हुए होते हैं, और इनका जो एडवांटेज होता है ना ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन ये आपसे क्या कह रहे हैं? एक ऐसा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर जिसका फायदा आपको कई सालों तक मिलेगा, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है बच्चों इनमें से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप यहां पे देख रहे होंगे कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड जिसका एडवांटेज मिलता है उनको क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका एडवांटेज 1 साल से ज्यादा तक मिलता है उन्हें क्या बोला जाता है बच्चों? उन्हें बोला जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में हैवी एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट अपने आप में एक रेगुलर नेचर का खर्चा होता है, लेकिन हमने बहुत ही ज्यादा खर्चा कर दिया है एडवर्टाइजमेंट पे जिसका फायदा हमें कई सालों तक मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पे आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये रेगुलर नेचर का खर्चा है, लेकिन मैंने एक ही बार में इतना जबरदस्त पैसा खर्च कर दिया है कि इसका एडवांटेज मुझे कई सालों तक मिलेगा, इसे क्या बोला जाता है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों हमारा जो सजेस्टेड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमने गुड्स उधार में देके रखा है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? उस व्यक्ति को बोला जाता है बच्चों डेटर। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने बच्चों हमारे जो गुड्स हैं ये गुड्स सेल किए हैं एक राम नाम के व्यक्ति को, तो ये जो व्यक्ति है ये क्या कहलाएगा? हमने अपने इसको गुड्स क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं क्रेडिट पे। तो ये जो पर्सन है जिससे हमें अमाउंट रिसीव करना बाकी है, ये पर्सन हमारे लिए क्या कहलाएगा? सर ये पर्सन हमारे लिए कहलाएगा डेटर। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट आप लोग कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति से अब हम गुड्स खरीद रहे हैं उधार में, यहां देखो अ पर्सन टू होम मनी इज ओड बाय अ फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। तो एक ऐसा पर्सन जिससे हमारे बिजनेस ने माल खरीदा है उधार में और अब हमको उसको एक ना एक दिन पैसा लौटाना है, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। तो जिस पर्सन से पैसा लेना है उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। और जिस पर्सन को पैसा देना है बच्चों उसको क्या बोला जाता है? एक मिनट, जिस पर्सन से पैसा लेना है उसे क्या बोला जाता है? डेटर। और जिस पर्सन को पैसा देना है उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। तो सपोज यहाँ पे बच्चों हम लोग समझ सकते हैं कि ये बिजनेस है। अब एक कोई पर्सन है यहाँ पर आप लोगों के पास और इस पर्सन से ना आपको पैसा लेना है, तो ये पर्सन क्या कहलाएगा? डेटर। ये हमको आगे जाके कैश देगा। और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड एक हमारे पास बच्चों पर्सन है जिस पर्सन को हमको पैसा देना है, ठीक है ना? यहां पर ये हमको पैसा देगा और यहां पर हम इसको पैसा देंगे, तो ये पर्सन हमारे लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। तो बच्चों डेटर और क्रेडिटर में बिल्कुल भी कंफ्यूजन की यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जो व्यक्ति हमको पैसा देगा वो हमारे लिए आपका बिजनेस है, ठीक है ना? तो जो व्यक्ति हमको पैसा देगा या हमको जिससे लेना है वो क्या कहलाएगा? पर्सन यहाँ पे डेटर। और जिस व्यक्ति को हमको पैसे लौटाने होते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए क्या कहलाता है? क्रेडिटर। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताइए उस पर्सन को क्या बोला जाता है जिस पर्सन से अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज करे हैं उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाता है क्रेडिटर। नेक्स्ट है आपका परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ। ये जो परचेज नाम का अकाउंट ओपन किया जाता है ये कब किया जाएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैं आप लोगों को क्या डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन परचेज ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स। आप जब कभी भी गुड्स परचेज करेंगे ना उसके लिए हमेशा आपको परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और जब कभी भी आप लोग एसेट अकाउंट मतलब जब आप एसेट परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको हमेशा पर्टिकुलर एसेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। एक एग्जांपल के तौर मैं आपको बताता हूं कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर ना गुड्स परचेज कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सा अकाउंट खोलूंगा? परचेज अकाउंट।
अगर बच्चों मैं यहाँ पर फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ ना, जो कि हमारे लिए एसेट होता है, तो उसके लिए मैं कौन सा अकाउंट खोलूँगा? फर्नीचर अकाउंट। अगर बच्चों मैं यहाँ पे मशीनरी परचेज कर रहा हूँ, जो कि हमारे लिए एक एसेट होती है, तो यहाँ पे बच्चों मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूँगा? मशीनरी अकाउंट। तो जो एसेट आप खरीद रहे होते हैं उसका ही अकाउंट ओपन करना पड़ता है, लेकिन जब आप गुड्स परचेज कर रहे होते हैं रीसेल करने के लिए, वहाँ पर आपको परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि बताओ परचेज इसमें से कौन से अकाउंट के रिगार्डिंग, मतलब किस ट्रांजैक्शन के लिए हमको यहाँ पे परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? एसेट्स के लिए क्या? नो सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एसेट के लिए तो एसेट अकाउंट ही ओपन करना पड़ता है। स्टेशनरी के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी अकाउंट ही ओपन करना पड़ता है। लेकिन जब आप गुड्स खरीदते हैं रीसेल के लिए, फिर से उन्हें हायर प्राइसेस पे बेचने के लिए, तो उसके लिए बच्चों आपको यहाँ पर परचेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सजेस्टेड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए, गुड्स फॉर रीसेल। नेक्स्ट, अ लायबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि लायबिलिटीज होती क्या है बच्चों। लायबिलिटीज का मतलब होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, मतलब हमारे ऊपर किसी तरीके का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया है कि हमें वो पैसा लौटाना है। तो आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन कब आएगा? जब आप कैश ट्रांजैक्शन करोगे? बिल्कुल भी नहीं। कैश ट्रांजैक्शन में तो हमारा ऑब्लिगेशन जो है वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है। मैंने आपसे गुड्स खरीदे, तुरंत आपको कैश दे दिया, अब मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे गुड्स क्रेडिट पे परचेज करता हूं, तो मैंने आपसे गुड्स खरीदे और मुझे अभी आपको अमाउंट पे करना बाकी है, तो यहां पर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। तो बच्चों जो आपकी लायबिलिटी होती है वो ऑब्लिगेशन ही होती हैं। और लायबिलिटी कैसे अराइज होती है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन से। उधार में खरीदोगे तो लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, नगद में खरीदने से हमारे ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है। तो आप चेक कर सकते हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड। क्या आप उसे कैपिटल बोलेंगे या कैश बोलेंगे, रेवेन्यू बोलेंगे या फिर लोन बोलेंगे? तो जब भी बिजनेसमैन बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करेगा, चाहे कैश इन्वेस्ट करे, चाहे वो गुड्स इन्वेस्ट करे, उसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है कैपिटल। इस तरीके से बच्चों एक एक चीज का ना कॉन्सेप्ट क्लियर आप करते चलिए। मैं बिल्कुल श्योर हूं आपसे कहीं ना इससे हमारी सब्जेक्ट पे कमांड भी बहुत अच्छी होती चली जाती है। स्टॉक इज वैल्यूड एट। अब स्टॉक इज वैल्यूड एट का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। आपके पास जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, तो हम लोग यहां पे रीड कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमसे बोला जा रहा है कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज हायर, कॉस्ट या फिर नेट रिलायजेबल वैल्यू जिसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू। यहां पहले बच्चों आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए कि कॉस्ट और नेट रिलायजेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। किसी पर्टिकुलर चीज को जब हम खरीद के लेकर आते हैं, तो जिस वैल्यू पे खरीद के लेकर आते हैं उसको बोला जाता है कॉस्ट। और उसी प्रोडक्ट को जब आप वापस से मार्केट में बेचने जाते हैं, तब आपको उसके अगेंस्ट में कितने रुपए मिलेंगे, उसे क्या बोला जाता है? रिलायजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। दोनों में डिफरेंस होता है, आप चेक कर लीजिएगा। आप किसी चीज को परचेज करके लेकर आइए तो आपको जो है उसका प्राइस अलग मिलेगा, और जब उसी चीज को आप दोबारा बेचने जाएंगे तो उसका प्राइस आपको अलग मिलता है। तो ये आपसे कह रहे हैं कि बताइए स्टॉक का जो वैल्यूएशन किया जाता है हमारे फॉर्म के अंदर, जो अनसोल्ड गुड्स हैं उनका वैल्यूएशन किया जाएगा, तो कैसे किया जाएगा? तो उनका वैल्यूएशन किया जाता है कॉस्ट पे या फिर मार्केट वैल्यू पे, विच एवर इज लोअर। हायर नहीं देखना है अपने को। तो कॉस्ट, तो सपोज कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको आप खरीद के लेकर आए थे कितने में? 100 रुपीज़ में, और राइट नाउ उसकी जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है? 98। अब आप मुझे बताओ, खरीद के तो लेकर आया मैं 100 रुपीज़ में, राइट नाउ उसकी वैल्यू कितनी चल रही है? 98। तो भाई ट्रू पिक्चर क्या शो कर रहा है? ट्रू पिक्चर सर यहां से पता चल रही है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू ना अभी मार्केट में 98 चल रही है, तो हम उसको रिकॉर्ड भी कितने में करेंगे? 98 में, ना कि 100 में, क्योंकि अब फिलहाल उसकी वैल्यू जो है वो 100 नहीं है। तो विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा बच्चों, वो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप में क्या है? तो आपको समझना पड़ेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली होता क्या है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि भाई अगर आप बैंक जाएंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मैं आपको बताता हूं क्या होता है बच्चों। ये जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, इनका बैंक के पास ना एक अकाउंट होता है, जिस अकाउंट को बोला जाता है करंट अकाउंट। जैसे आपके और हमारे जैसे जो आम इंसान है, हमारे पास बैंकिंग करने के लिए कौन से अकाउंट होते हैं? सेविंग अकाउंट। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके लिए स्पेशली डिजाइंड अकाउंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है? करंट अकाउंट। तो बैंक अपने रेगुलर कस्टमर्स को एक तरीके की फैसिलिटी देती है
कि आप एक काम करिए, अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो भी अप टू सम सैंक्शनड लिमिट, सैंक्शन लिमिट समझते हैं, जैसे बैंक वाले ने बोल दिया कि मैं तुम्हारा ओवरड्राफ्ट सैंक्शन कर रहा हूं 50,000 का, तो अप टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 आप बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। तो जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए अगर उनके पास फंड शॉर्ट हो जाता है तो वो बैंक से ओवर ड्रू कर लेते हैं। ओवर ड्रू से ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा बच्चों, यहाँ पर ओवर ड्रू का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पे एक्सेस पैसा क्या करते हैं, बैंक में ना होने के बावजूद भी विड्रॉ कर लेते हैं, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए बैंक एक तरीके से लोन दे देता है, तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंक्रीजेस कैपिटल, आपको बताना है कि किसी भी बिजनेसमैन की कैपिटल इनमें से किन में से इंक्रीज होगी। तो आप मुझे बताइए कि ड्राइंग से इंक्रीज होती है कि नहीं सर, ड्राइंग से तो हमारी कैपिटल कम हो जाती है। एक्सपेंसेस से भी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सर लॉसेस से भी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन सर जब जब हमारा प्रॉफिट होगा हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों सजेस्टेड आंसर हमारे लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, डी, प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, आपको बताना है इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है। बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड एसेट होती है क्योंकि 1 साल से ज़्यादा एडवांटेज देगी। प्लांट एंड मशीनरी जो है ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, काफ़ी लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाता है। गुडविल जो है ये भी फिक्स्ड एसेट्स है ये, लेकिन जो बैंक बैलेंस है बच्चों ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, ये करंट एसेट होता है। आपको यहाँ पे यही बताना है कि कौन सा इनमें से फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। तो बैलेंस विद बैंक इनमें से फिक्स्ड एसेट नहीं, क्योंकि वो बाय नेचर अपने आप में करंट एसेट होता है। चेक कर लीजिए, तो कंप्यूटर जी भी आपको यहाँ पर यही आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो आपको पहले ये समझना होगा कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बेसिकली अपने आप में होती क्या है। ऐसी लायबिलिटीज जिनको पे करने के लिए हमें मोर देन पेबल इन मोर देन 12 मंथ्स। ऐसी लायबिलिटीज जिनको पेमेंट करने के लिए हमें 12 महीने से ज़्यादा का समय मिलता है उन्हें क्या बोला जाता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, जो क्रेडिटर्स होते हैं ना उनको 1 साल के अंदर ही पेमेंट करना होता है, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाते हैं ये करेंट लायबिलिटीज़। इसके बाद अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, हमको बताना है कौन सी नहीं है। कैपिटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है क्या, हाँ जी सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि जब तक बिजनेस चलता रहेगा हमको पैसा लौटाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन कैपिटल का पैसा लौटाया जाता है। तो ये भी अपने आप में क्या बन गई सर, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसके बाद जो डिबेंचर्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं डिबेंचर्स क्या है। ये एक तरीके के बच्चों एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है। मतलब जब बड़ी बड़ी कंपनीज पब्लिक से पैसा उधार लेती हैं तो प्रूफ के तौर पे उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स वैसे भी मिनिमम 18 मंथ्स के लिए इशू किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 1 साल से तो ज़्यादा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। और जो टर्म लोन्स होते हैं हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक से मिलते हैं, ये भी 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं, ये भी क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लेकिन जो क्रेडिटर्स है ना, ये बंदा अपना पैसा 1 साल के अंदर ही आपसे लेके चले जाएगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्रेडिटर जो है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, वो बाय नेचर क्या होती है, करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा गुड्स है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई गुड्स में और एसेट्स के परचेज में क्या डिफरेंस होता है। मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, अब वैसे तो मशीन हमारे लिए एसेट भी हो सकती है अगर हम उसको बेचने की जगह यूज करना चाहते हैं। तो एक ही गुड्स आपके लिए गुड्स भी बन सकता है और एसेट भी बन सकता है, लेकिन दोनों को डिफरेंस करना सीखो। इन्हीं मशीन्स को अगर मैं बेचने की जगह ना यूज करने लग जाऊंगा तो ये क्या बन जाएंगे, एसेट्स। लेकिन अगर मैं इनको बेचने के लिए रखा है तो मशीन मेरे लिए क्या बन जाते हैं, गुड्स। फर्नीचर को अगर मैं यूज करूंगा तो क्या बन जाएगा, एसेट। लेकिन अगर बेचने के लिए रखा है तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, गुड्स। बुक्स और स्टेशनरी एक बुक सेलर ने परचेज किया है, किस पर्पस के लिए, बेचने के लिए, क्या बन जाएंगे, गुड्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये तीनों ही अलग अलग नेचर के आइटम्स हैं, लेकिन तीनों अपने आप में गुड्स हैं, क्योंकि हम इनको खरीद ही किस लिए रहे, सो डेट हम इनको बेच के क्या अर्न कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इनमें से कौन सा हमारे लिए गुड्स की कैटेगरी में जाएगा, तो ये तीनों ही गुड्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो आंसर बन जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा हमारे लिए एसेट है। तो हर वो चीज जो कि बिजनेस में यूज करने के लिए होती है, लॉन्ग टर्म में हमको एडवांटेज देती है, उन्हें बोला जाता है एसेट्स। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर मशीनरी जो है ना, ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, एसेट, क्योंकि ये हम लोगों ने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है। परचेजेस हमारे लिए क्या बन जाते हैं सर, एक्सपेंस। सेल्स रिटर्न है बच्चों, ये किस कैटेगरी में चला जाता है सर, ये चला जाता है रेवेन्यू की कैटेगरी में। इंटरेस्ट रिसीट भी किस कैटेगरी में चला जाता है सर, रेवेन्यू की कैटेगरी में। तो इन चारों में से बच्चों आपके पास जो एसेट है वो क्या है यहाँ पर, मशीनरी। नेक्स्ट बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन सी हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्या होते हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जिसमें आपको कुछ ना कुछ अमाउंट किसी अगले व्यक्ति को पे करना होता है। तो फर्नीचर लाइबिलिटी है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर, ये तो हमारे लिए फिक्स एसेट होता है। रेंट पेबल, हाँ जी सर ये लाइबिलिटी है। देखो रेंट पेबल नाम से ही साउंड कर रहा है कि मुझे किसी को रेंट पे करना बाकी है, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात करूं तो ये बच्चों ये मेनली इनकम है, किस कैटेगरी में चले जाएगा, रेवेन्यू। स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ये भी बच्चों हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से रेंट पेबल जो है कि इस महीने का रेंट आपको देना था लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, तो रेंट पेबल इसमें से आपके लिए क्या बन जाएगी बच्चों, लायबिलिटी। बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए एसेट्स और रेवेन्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब होता है आप लोगों के लिए इनकम। तो देखते हैं इनमें से हमारे लिए इनकम कौन सी बनेगी। परचेजेस हमारे लिए इनकम बन सकती है क्या, कहाँ से बन जाएगी सर, वो तो एक्सपेंसेस होते हैं, गुड्स खरीदना हमारे लिए खर्चा होता है, वही खरीदे हुए गुड्स वापस कर दिए हमने, ये भी भाई एक्सपेंसेस यहाँ पर कम हो रहे हैं। एक्सपेंसेस कम होने को बच्चों आप लोग इनकम मत मान लेना, आ रही बात समझ में। 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे थे और मैंने 20,000 रुपए के वापस कर दिए, तो 20,000 मेरे लिए इनकम नहीं बन जाएगी, बल्कि हमारे यहाँ पे खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सेल्स की अगर आप बात करें, हाँ जी सर सेल्स हमारे लिए यहाँ पे क्या बनेगी, रेवेन्यू, क्योंकि गुड्स बेचने से हमारी क्या होती है, इनकम होती है। और सैलरी पेबल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सपेंस नहीं है बच्चों, ये लायबिलिटी है। ये वो सैलरी है जो कि अभी आपने पे नहीं करी, सैलरी पे करना था पे कर दी तो एक्सपेंस बनता है, सैलरी पे करना था पे नहीं किया तो फिर यही एक्सपेंस क्या बन जाता है, लायबिलिटी। फिलहाल मुझे यहाँ पे ये बताना था कि इनमें से मेरे लिए रेवेन्यू क्या है, इनकम क्या है। तो सेल्स मतलब गुड्स बेचने से बच्चों हमारे बिजनेस में इनकम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। अब एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अंतर समझिए। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर, इसमें हमको डिफरेंस समझना है। तो बच्चों एक्सपेंसेस वो होते हैं कि आपने पैसा खर्च किया और उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज कर लिया, यूज कर लिया, इसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंस। और आपने पैसा खर्च किया लेकिन अभी उनकी सर्विसेज को यूज करना बाकी है, इसे बोला जाता है एक्सपेंडिचर। जैसे एग्जांपल बताता हूं बच्चों कि मैं किसी के घर में किराए से रहता हूं और 1 महीने मैंने रह लिया है और अब मैं उसका रेंट दे रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहां पे 1 महीने जो घर की सर्विसेज उनको यूज कर लिया है और अब मैं उसके अगेंस्ट में अमाउंट पे कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं किसी का घर ही खरीद लेता हूं जिसका मुझे एडवांटेज कई सालों तक मिलेगा, इसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर। तो ये डिफरेंस होता है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में। पैसा खर्च करने के बाद अगर आपने उसकी सर्विसेज यूज कर ली है तो वो आपके लिए एक्सपेंस है, और पैसा खर्च करने के बाद अगर अभी उनकी सर्विसेज को यूज करना बाकी है तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सपेंडिचर। तो यहां पर हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है। तो सैलरी हमारे लिए क्या होता है सर, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस होती है क्योंकि हम लोग इसकी सर्विसेज को यूज कर लेते हैं किसी इंप्लॉय की, उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं। रेंट हमारे लिए क्या होता है सर, ये भी एक्सपेंस होता है। आप किसी के घर में 1 महीने रह लेते हैं, या बिजनेस का या ऑफिस का हमारा जो क्या कहते हैं रेंट बनता है, उसको पहले हम यूज करते हैं सर, उसके बाद पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप लोग भी तो घर में पहले 1 महीने इलेक्ट्रिसिटी जलाते हो ना, उसके बाद बिल पे करते हो ना, तो इन सब में सर्विसेज को पहले यूज किया जाता है और बाद में पेमेंट किया जाता है, तो ये सब बन जाएंगे एक्सपेंस। लेकिन बच्चों जो फर्नीचर है, फर्नीचर एक बार अगर आप लोग खरीद लो तो उसका एडवांटेज हमें कई सालों तक मिलता है, तो ये एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर है। तो यहां पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है, तो फर्नीचर एक्सपेंस नहीं है क्योंकि फर्नीचर एक्सपेंडिचर है। तो यहां बच्चों आपका जो सजेस्टेड आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, याद रखिएगा। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हाँ जी सर ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। एंड एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड, ये कोई ना ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इनमें से बताना है कौन सा बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। एंड एम्प्लॉय बीइंग डिसमिस्ड ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। मैं एक्चुअली इसको ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में ही नहीं डाल सकता क्योंकि बच्चों इसका कोई मॉनेटरी मेजरमेंट नहीं हो पाएगा।
प्रोपराइटर परचेजिंग ए कार अ पर्सनल यूज, ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि ये बिजनेसमैन का पर्सनल ट्रांजैक्शन है। बिजनेसमैन और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रखना पड़ता है। आगे आपसे बोले जा रहा है सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय द प्रोपराइटर, ये भी बिजनेसमैन का पर्सनल ट्रांजैक्शन है, इसे बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं बोला जा सकता। तो गुड्स खरीदे जा रहे हैं उधार में सो डेट हम उनको हायर प्राइसेस में बेच सकें। तो इन चारों में से बच्चों कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्शन है? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। चलिए बिल्कुल सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द नेचर ऑफ कैपिटल इज, देखिए बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि इन चारों में से एसेट का नेचर क्या होता है। क्या ये हमारे लिए एसेट है, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, या ये हमारे लिए इनकम है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि जैसे ही बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, बिजनेसमैन का कोई इंटेंशन ही नहीं होता है बिजनेस को बंद करने का। तो बिजनेस कंटिन्यूअसली क्या होते चले जाता है, चलते चले जाता है, चलते चले जाता है। लेकिन जिस दिन बिजनेस बंद होगा उस दिन बिजनेस को बिजनेसमैन का पैसा लौटाना पड़ेगा, जिसे क्या बोला जाता है? कैपिटल। तो हर वो अमाउंट जो कि किसी ना किसी को फ्यूचर में लौटाना होता है उसे ही क्या बोला जाता है बच्चों? लायबिलिटीज। तो कैपिटल कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। क्योंकि एक ना एक दिन जिस दिन वो बिजनेस बंद किया जाएगा ना, उस दिन आपको उस बिजनेसमैन का पैसा क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या बन गई बच्चों? लायबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास है सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू, मतलब हम सेल को सेल कब माने, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इनकम को इनकम कब माने। एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं बच्चों कि यहां पर आप देखेंगे कि जनवरी 5 को मैंने ना गुड्स बेचे, ठीक है, गुड्स सोल्ड। जनवरी 5 को हम लोगों ने गुड्स बेचे और इसका जो अमाउंट मैं रिसीव कर रहा हूं वो मैं रिसीव कर रहा हूं फरवरी 5 को, कैश रिसीव्ड। तो गुड्स मैंने कब बेचे? सर जनवरी 5। कैश में कब रिसीव कर रहा हूं? सर फरवरी 5। तो पहले मैंने गुड्स उधार में बेच दिए थे, अब उसके बाद मैं कैश क्या कर रहा हूं? एक महीने बाद रिसीव कर रहा हूं। तो मैं इसको सेल्स कब की मानूं? जनवरी मंथ की या फरवरी मंथ की? सर आप इसको सेल्स कब की मानेंगे? जनवरी मंथ की। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, नहीं भाई ये तो आंसर नहीं बन सकता। हो सकता है मैंने गुड्स आपको आज बेचे हो, कॉन्ट्रैक्ट में कभी और कर रहा हूं, ऐसा नहीं बनता। एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, यस यहां देखो क्या लिखा हुआ है, एट द पॉइंट ऑफ सेल। मैंने यहां पे आपको गुड्स कब बेचे? जनवरी 5। तो एट द पॉइंट ऑफ सेल क्या क्या लाएगा? जनवरी 5। तो इनकम भी कब की रिकॉर्ड की जाएगी, सेल्स भी कब की रिकॉर्ड की जाएगी? जनवरी 5 की, ना कि फरवरी 5। तो यहां पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, कि जिस समय सेल की जा रही है, जिस समय मैं अपनी सर्विसेज आपको डिलीवर कर रहा हूं, मैं उसको तभी अपनी इनकम मान लूंगा, इर्रेस्पेक्टिव कि मुझे उसका पैसा आप लोग कब देते हैं। तो इस तरीके से बच्चों कॉन्सेप्ट्स बनाइए, सब्जेक्ट भी आपकी जो कमांड है ना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी और अकाउंटेंसी समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास द नेचर ऑफ अक्रूड इनकम इज। तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि अक्रूड इनकम अपने आप में होता क्या है। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब आपने इनकम अर्न तो कर लिए लेकिन अभी तक आपने रिसीव नहीं किए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ना किसी को उधार पैसे देके रखे हुए हैं जिसके अगेंस्ट मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है, तो इस महीने का इंटरेस्ट ना उसके ऊपर ड्यू हो चुका है, मैंने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक मैंने वो कैश में रिसीव नहीं किया। इसको क्या बोला जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट। आप लोग मेरे घर में किराए से रहते हो, ठीक है, अब आप लोग एक महीने रह चुके हो और मुझे अब आपसे किराया लेना है। मैंने उस किराए को अर्न कर लिया क्योंकि आप लोग मेरे घर में एक महीने रह चुके हो, लेकिन अभी तक मैंने कैश में आपसे रिसीव नहीं किया है। मैं उसको क्या बोलूँगा कि मेरे लिए रेंट क्या है? अक्रूड है। तो कहीं ना कहीं अक्रूड रेंट बाय नेचर हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। ये कहीं ना कहीं बच्चों हमारे लिए डेटर्स होते हैं। ये उन पर्सन के अकाउंट को शो कर रहा होता है जिससे हमको या तो इंटरेस्ट लेना है या तो रेंट लेना है। तो ये डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों? एसेट। तो अक्रूड जो हमारी इनकम है वो बाय नेचर क्या होती है? एसेट। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? पहले इसको समझ लेते हैं अपन, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। हालांकि सारी चीज़ें मैंने डिटेल वीडियोस में ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जरूरत पड़ती है तो बीच बीच में हम लोगों को इनको डिस्कस कर लेना चाहिए। जब कभी भी आप लोग गुड्स बल्क में परचेज करते हैं ना, तो आपको जो डिडक्शन दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बच्चों एक खासियत होती है, इसे कैलकुलेट किया जाता है, इसे वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? बिल्कुल भी नहीं। अभी हमारे सर ने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है, रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज नॉट शोन
सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बात बिल्कुल सही है सर, अभी आप कह रहे थे कि ट्रेड डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पर भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं किया जाता है। अगले ऑप्शन में बोला जा रहा है कैन बी शोन ईदर सेपरेटली और डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज। भाई सेपरेटली शो किया ही नहीं जा सकता, नन ऑफ द अबव, ऐसा भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या है सर? ऑप्शन बी, कि जब कभी भी हमारे ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट होता है उसे आप कैलकुलेट कर लो, वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको कहीं पर भी शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। भाई फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है सर? फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कोई सा भी ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, अरे भले ही उधार में खरीद रहे हो लेकिन उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो होगी ना। 10,000 के गुड्स उधार में खरीदे तो 10,000 एक वैल्यू है कि नहीं है, तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो गया वो। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, इसकी भी कोई वैल्यू होगी। विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर चलो पर्सनल यूज, इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, इसको आप मॉनेटरी वे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते, इसको मनी की रॉड से मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये वो बच्चों यहाँ पर एक तरीके का स्टेटमेंट है जो कि ये शो कर रहा है कि उसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। बाकी सबके फाइनेंशियल कैरेक्टर है, तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बच्चों, परचेजेस रिफर्स टू द बाइंग ऑफ, ये मैं बता चुका हूं। तो गुड्स अगर हम लोग बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? परचेज। और वो ही कोई भी गुड्स अगर आप बिजनेस में यूज करने के लिए खरीद रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? एसेट। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कर रहा है? परचेज बताइए, परचेज अकाउंट किसके लिए खुलता है? परचेज अकाउंट गुड्स के लिए खुलता है। तो स्टेशनरी फॉर यूज के लिए परचेज खोलूंगा क्या? नो सर, इन्हें हम बेचने वाले नहीं है, हम इनको जो है बिजनेस में यूज करेंगे, तो ये तो सर गुड्स की कैटेगरी में नहीं आने वाले। एसेट्स फॉर द फैक्ट्री, सर हम इनको भी नहीं बेचने वाले, तो ये भी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। गुड्स फॉर रीसेल, हाँ जी सर, अब आपने गुड्स खरीदे हैं बेचने के लिए, तो जब आप ये वाले गुड्स परचेज करेंगे ना, इसके लिए आपको परचेज अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। और यहां पर बच्चों अगर हम स्टेशनरी को बेचना नहीं चाहते हैं, हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो यहां पे आपको स्टेशनरी अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। अगर हम एसेट्स को बेचना नहीं चाहते हैं, हम इनको बिजनेस में यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एसेट अकाउंट ही ओपन करना पड़ेगा। तो इनमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि भाई परचेज किस लिए ओपन किया जाता है? तो जब गुड्स खरीदे जाते हैं बेचने के लिए, तब आपको परचेज अकाउंट ओपन करना है। तो यहां पे बच्चों आपका जो सजेस्टेड आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? गुड्स मीन, अजय भाई पहले बनाना चाहिए था ना ये वाला क्वेश्चन, वहां से और क्लियर हो जाता। तो गुड्स मीन्स बताइए इनमें से गुड्स क्या है? आइटम परचेज फॉर ओन कंजम्पशन, क्या ये गुड्स की कैटेगरी में आते हैं? कतई नहीं। आइटम्स खरीद रहे हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, बेचने वाले गुड्स जो होते हैं उनको गुड्स बोला जाएगा। आइटम परचेज फॉर डोनेशन, ये भी कोई गुड्स नहीं है भाई। आइटम परचेज फॉर रीसेल, हाँ जी सर ये हुए ना गुड्स, इन्हें बोला जाएगा गुड्स। अब वो कुछ भी हो सकता है। फर्नीचर का बिजनेस है तो मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, फर्नीचर क्या कहलाएगा? गुड्स। गारमेंट्स का शोरूम है, गारमेंट्स खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो गारमेंट्स क्या कहलाएंगे? गुड्स। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी। और चलते हैं आगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, आपको बताना इनमें से कौन सा इंटेंजिबल नहीं है। तो ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल होता है क्या? हाँ जी सर, आप इन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, क्योंकि एक तरीके के ये राइट्स होते हैं, पेटेंट्स राइट्स होते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल फोर्स होता है जो कि हमें एक्स्ट्रा अर्न करने में हेल्प करता है। ये तीनों इंटेंजिबल हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये क्या है? टेंजिबल है। तो इसमें यही तो पूछा कि बताओ कौन सा वाला इंटेंजिबल नहीं है? तो सर जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे लिए यहाँ पर इंटेंजिबल नहीं है। तो यहाँ बच्चों हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।